हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूसी नेट मंत्रा। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। मेरा नाम खुशी है और जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक को, और जिसमें हम रीतिकाल के प्रकृत 3 को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हमारी लास्ट क्लास होने वाली है प्रकृत 3 की। आज हमारा रीतिकाल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ, जो भी हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको बता देती हूँ कि हमने बाकी की क्लास अपनी जो भी थी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। प्रकर प्रकर 2 प्रकर 3 अच्छे से, और प्रकर 2 के हमने सारे कवियों को पढ़ा है। प्रकर 3 के भी जितने इम्पोर्टेंट कवि हैं हमने पिछली क्लास में उनको देखा था। आज की क्लास में जो भी बचे हुए इम्पोर्टेंट कवि थे, जैसे घनानंद, बोधा, द्विजदेव, ये सब जो बचे हैं इनको हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप इस प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो, जिसमें मैंने सारी क्लासेस ऐड कर दी है। आपका एक तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा। जैसे अब आपका एग्जाम आने वाला है, तो आप अगर जल्दी जल्दी रिवीजन करना चाहते हो तो फास्ट फॉरवर्ड करके आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप आदिकाल और भक्तिकाल की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। जिस पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं उसी पैटर्न में मैंने बना के आप लोग को सॉल्व करवाने का ट्राई किया है, तो आप जाके सॉल्व करो और फीडबैक ज़रूर देना कि आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं। ठीक है, मतलब क्वेश्चन कैसे लगे आपको, जिससे, क्योंकि अब रीतिकाल कंप्लीट हो गया, जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि वादा क्या ही, मतलब कि जो भी काल हमारा कंप्लीट होगा उसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे आदिकाल कंप्लीट हुआ था तो हमने आदिकाल सॉल्व किया था, भक्तिकाल कंप्लीट हुआ था तो भक्तिकाल, वैसे ही रीतिकाल कंप्लीट होने के बाद हम रीतिकाल के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। और मुझे आप ये भी बताना कि आप अभी आधुनिक काल कंटिन्यू करना चाहोगे या फिर कोई और टॉपिक आपको पढ़ना है, जैसे एग्जाम से रिलेटेड, जो आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं उस पर एक क्लास लाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, बाकी अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ सकते हो और क्लास को लास्ट तक देखिएगा। आज के कवि हमारे बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, आज हम रीतिकाल का प्रकरण 3 और पार्ट 3 एक तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम, जैसे कि हमने जो भी हाइलाइटेड कवि के जो इम्पोर्टेंट थे उनको सबको कर लिया था, बस हमारे बचे थे, जैसे घनानंद बचे थे। ठीक है, घनानंद बचे थे और बोधा बचे थे और मधुसूदन बचे थे और द्विजदेव बचे थे और ठाकुर बचे थे। ये 5 कवि हमारे टोटल बचे थे, जिनको हम आज की क्लास में देखेंगे। और आपको अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व किया तो आपको पता होगा कि घनानंद, बोधा, इनसे क्वेश्चन आते हैं, उनकी रचनाएं भी पूछी जाती हैं और उनके बारे में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है और लास्ट तक देखिएगा, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं अपनी क्लास में। आज के हमारे सबसे पहले कवि हैं घनानंद, मोस्ट इम्पोर्टेंट कवि है आज के हमारे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है। इनका जन्म संवत 1746 के लगभग हुआ था। और अगर आप बुक खोल के पढ़ रहे हो तो आप उसमें हाईलाइट करते हुए चलो। ठीक है, क्योंकि बुक खोल के पढ़ोगे तो आपके आपके 3 सेंसेस काम करेंगे। आप सुन भी रहे हो, आप देख भी रहे हो और आप उसको पढ़ते हुए हाईलाइट भी कर रहे हो। ठीक है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। ये संवत 1796 में नादिर शाही में मारे गए थे। ये जाति सिकाया थे, दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। ये वृंदावन जाकर निम्बाड़ संप्रदाय के वैष्णव हो गए थे, वहीं पूर्व विरक्त भाव से रहने लगे थे। आगे बढ़ते हैं। घनानंद जी के इतने ग्रंथों का पता लगता है, कौन कौन से हैं? सुजान सागर, सागर, विरह लीला, कोक सागर, रस केलीवल्ली और कृपा कंद, इतने इनके ग्रंथों का पता लगता है। ठीक है, घनानंद की ये जो रचनाएं हैं वो इम्पोर्टेंट है। सुजान सागर, विरह लीला, ये दोनों खासकर ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त इनके कवित्व सवैयों के उत्तर संग्रह 150 से लेकर 425 कवित्व तक मिले हैं। कृष्ण भक्ति संबंधी इनका एक बहुत बड़ा ग्रंथ छत्रापुर में राज पुस्तकालय में है, जिसे प्रिया प्रसाद ब्रजविहार, योग वेली, कृपा का निबंध, गिरि गाथा, भावना प्रकाश, गोकुल विनोद, चमत्कार, कृष्ण कौमुदी, नाम माधुरी, वृंदावन मुद्रा, प्रेम पत्रिका,
का रस वर्णन इत्यादि इनके विषय वर्णित है। इनकी विरह लीला ब्रजभाषा में है पर फारसी छंद में है। विरह लीला के बारे में आपको इम्पोर्टेंट चीज मिलती है तो इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सुजान सागर, विरह लीला, कोक सागर, रस केली वल्ली और कृपानंद कृपाकंद। ठीक है, तो ये इनकी इतनी रचनाएं हैं और ये जाति से कायस्थ थे और इनकी विरह लीला ब्रजभाषा में है और फारसी छंद में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रीति सी विशुद्ध सरस शक्तिशाली ब्रजभाषा लिखने में और कोई कभी समर्थ नहीं हुआ है। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। विप्रलंभ श्रृंगार ही अधिकतर इन्होंने लिखा है। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। एक बात और, धनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। इन्होंने मुक्तक, जैसे यहाँ भी बताया गया है कि मुक्तक कवि के रूप में इन्हें जाना जाता है, तो उन्हें रीति मुक्त काव्यधारा के अंदर माना जाएगा। प्रेम के पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ है। ये इम्पोर्टेंट लाइन हो जाती है आपके लिए क्योंकि ये आपसे पूछी भी गई है। और ऐसे हमें तीन प्रेम के पीर और हाँ, इसी तरीके के हमें तीन कोटेशन मिलती है, एक बोधा के लिए, एक घनानंद के लिए और एक हमने पिछली क्लास में देखा था आलम के लिए। हाँ, आलम के लिए। इन तीनों के लिए प्रेम के पीर टाइप की कोटेशन वन लाइनर में मिलती है और वो इम्पोर्टेंट है और वो आपसे पूछी भी जाती है। ठीक है, और इसमें आप कंफ्यूज भी हो जाते हो और जब भी आपसे ऑप्शन में रहेगा वो तीनों मतलब जो तीनों कवि हैं इनका नाम जरूर रहेगा अगर तीनों में से कोई भी कोटेशन पूछी जाती है तो। ठीक है, तो इसको आपको एक ही जगह लिख लेना है। अभी आगे हम दूसरे कवि की भी देखेंगे। बढ़ते हैं आगे। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और द्विपथी किया जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। प्रेम दशा की गणना ही इनका अपना क्षेत्र है। प्रेम की गूढ़ अंतरदशा का उद्घाटन जैसा इनमें है वैसा हिंदी के अन्य श्रृंगारी कवि में नहीं है। इम्पोर्टेंट लाइन, इस दशा का पहला स्वरूप है हृदय या प्रेम का आधिपत्य और बुद्धि का अधीन पद, जैसा कि घनानंद ने कहा। ये घनानंद की पंक्तियां हैं। प्रीत सुजान सची पटरानी बची बुद्धि बावुरी हवे करी दासी। घनानंद जी उन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये घनानंद जी उन बिरले कवियों में है जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते हैं। अपनी भावनाओं के अनूठे रूप रंग की व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाले हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा कोई नहीं हुआ है। भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। ठीक है, तो इसमें इनकी जो ये वाली कोटेशन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक तरीके से आप समझ लो। ठीक है, उसके बाद ये वाली जो है और ये जो पंक्ति है, आगे बढ़ते हैं। ये इनकी कुछ पंक्तियां घनानंद की मिलती है, तो इतनी टोटल मिलती है शुक्ल जी की बुक में हमें, मतलब और है पर पद मतलब वो पद में है, परंतु ये कुछ इम्पोर्टेंट इनमें से मुझे लगी तो इसलिए इसको मैंने रखा है। अरसानी गई व बानी कछु सरसानी सो आनी निरोहत है। ठीक है, ये उसके बाद झूठ की सच्चाई छाक्यो त्यो की सच्चाई पाक्यो ताके गुनगन घनानंद कहा गनो। उर्जनी बसी है हमारी हमारी अखियानी देखो सुबह सुदेश जहाँ रावरे बसत हो। ठीक है, तो ये तीनों इम्पोर्टेंट ज्यादा है, एक बार आप सबको एक बार देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे बोधा, ये भी इम्पोर्टेंट कवि है। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है। ये राजापुर जिला बांदा के रहने वाले सरयू पारी ब्राह्मण थे। पन्ना के दरबार में इनके संबंधियों की अच्छी प्रतिष्ठा थी। उसी संबंध में ये बाल्यकाल में ही पन्ना चले गए थे। इनका नाम बुद्धि सेन है। बोधा का रियल नेम क्या है? बुद्धि सेन है। इनका असली नाम बुद्धि सेन है और जो महाराज थे उन्होंने इनको उपाधि दी थी बोधा, तो उसी नाम से ये प्रख्यात हो गए थे। पर महाराज इन्हें प्यार से बोधा कहने लगे थे, वही नाम इनका प्रसिद्ध हो गया। भाषा काव्य के अतिरिक्त इन्हें संस्कृत और फारसी का भी अच्छा बोलता है। सिरसिंह सरोज में इनका जन्म संवत 1804 में हुआ था। संवत से सन आपको कैसे निकालना है? 57 माइनस करके। इनका कविता काल संवत 1830 से 1860 तक माना जा सकता है। बोधा एक बड़े रसिक जीव थे। कहते हैं पन्ना के दरबार में सुभान नाम की एक वेश्या थी जिस पर इनका प्रेम हो गया था। इस पर रूस होकर महाराज ने इन्हें 6 महीने देश निकाला का दंड दिया था। सुभान के में 6 महीने बड़े कष्ट में बिताए और उसी बीच वीरा वारिस नामक एक पुस्तक लिखकर तैयार की थी। ये इनकी रचना है वीरा वारिस। वीरा वारिस के अतिरिक्त इश्क नामा इम्पोर्टेंट
एक हमें मिलती है इश्कनामा और एक मिलती है इश्कलता, ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है। फिर इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है। इनके बहुत से फुटकर कवि सवई इधर उधर पाए जाते हैं। बोधा एक रसोन्मत कवि थे। इन्होंने कई रीति ग्रंथ न लिखकर अपनी मौज के अनुसार फुटकर पद्यों की रचना की है। बोधा भी आपको रीति मुक्त काव्यधारा के ही माने जाएंगे, ठीक है। ये अपने समय के एक प्रसिद्ध कवि थे। प्रेम मार्ग के निरूपण में इन्होंने बहुत पद कहे। प्रेम के पीर की वंदना भी इन्होंने बड़े मन स्पर्शी युक्ति से की है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो मैं कह रही थी कि प्रेम के पीर के तरीके की आपको एक बोधा के लिए मिलती है, एक घनानंद के लिए और एक आलम के लिए। तो आलम वाली हमने पिछली क्लास में देखी थी। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो जाके देख लीजिएगा। इम्पोर्टेंट कवि उसमें भी है और इम्पोर्टेंट इसमें भी है। तो पिछली एक कोटेशन हमने देखी घनानंद की और एक ये, तो दोनों को आपको एक ही तीनों जो मिलेगी एक ही जगह आपको लिख लेना है साइड में कॉर्नर में, जिससे आपको याद रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये इनकी एक कुछ इम्पोर्टेंट लाइन मिलती है, पंक्तियां, उसको हम एक बार देख लेते हैं। अति कीन मृणाल के तारों से सही ऊपर पाव दे आवनो है, सुई बैर के द्वार सके न ताहा परदीति को ताड़ो एरावनो है। कवि बोधा अनि अनि नेजव ते चढ़ी तापे ना चित डरावनो है, या प्रेम का पद कराल है तलवारी की धार पे धवानो है। तो ये दोनों जो पहली दो पंक्तियां हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि नीचे वाले में बोधा नाम आ गया तो उससे आप जान जाओगे। तो जो पेपर बनाता है वो थोड़ी इसमें चालाकी बरतता है कि हाँ बच्चे, मतलब वो पागल तो है नहीं कि नाम वाली पंक्ति आपको दे देंगे जिससे आप आसानी से जान जाओ, तो ऐसा है नहीं। तो इसी वजह से ये दो इम्पोर्टेंट ऊपर वाली जो दोनों पंक्तियां हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे मधुसूदन। ये माथुर के चौबे थे। इन्होंने गोविंद दास नामक किसी व्यक्ति के अनुरोध पर संवत 1839 में राधा रामाश्रय मेधा नामक एक बड़ा मनोहर प्रबंध काव्य बनाया, जो इस प्रकार गोस्वामी जी के रामचरितमानस का परिशिष्ट ग्रंथ होने के योग्य है। इसमें श्री रामचंद्र जी द्वारा अश्वमेध का यज्ञ का अनुष्ठान घोड़े के साथ हुई सेना के साथ सुबान दमन विद्युन्माली राक्षस वीरमणि शिव सूरत आदि का घोर युद्ध, अंत में राम के पुत्र लव और कुश के साथ भयंकर संग्राम, श्री रामचंद्र जी द्वारा युद्ध का निवारण और पुत्रों सहित सीता का अयोध्या में आगमन, इन सब प्रसंगों का पद्म पुराण के आधार पर बहुत ही विस्तृत और रोचक वर्णन है। जो इनकी रचना है इसमें ये सारी चीजों का बहुत ही विस्तृत वर्णन है। ग्रंथ की रचना बिल्कुल रामचरितमानस शैली पे हुई है। तो आपको इसमें इतना बस याद रखना है कि संवत 1839 में रामाश्वमेधा नामक इन्होंने रचना की, जो एक प्रबंध काव्य है, और ये रचना बिल्कुल रामचरितमानस की शैली पे लिखी गई है, ठीक है। तो बस इनके बारे में इतना इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे ठाकुर। ठाकुर इस नाम के 3 कवि हो गए हैं। शुक्ल जी ने ठाकुर नाम के 3 कवियों का उल्लेख इसमें किया है, ठीक है। तो हम तीनों को देखेंगे, जिसमें 2 आसानी से ब्रह्मभट्ट थे और एक बुंदेलखंड के कायस्थ असनी के ब्रह्मभट्ट थे और बुंदेलखंड के कायस्थ थे। तीनों की कविताएं ऐसी मिलजुल गई कि भेद करना कठिन था। हाँ, बुंदेलखंडी की कविताएं पहचानी जा सकती हैं, लेकिन बुंदेलखंडी कहावतें या मुहावरे आए हैं जिनमें। तो सबसे पहले हम देखेंगे असनी वाले प्राचीन ठाकुर को। ये रीतिकाल के प्रारंभ में संवत 1700 के लगभग हुए थे। कुछ वृत्त नहीं मिला, केवल फुटकल कविताएं इधर उधर पाई जाती हैं। इन्होंने रीतिबद्ध रचना न करके अपने मन की उमंग के अनुसार समय समय पर कवित्व सवये बनाए, जो चलती और स्वच्छ भाषा में इनके सवये बहुत सुने जाते हैं, ठीक है। तो ये इनका सवैया है, कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक बार आप देख लेना, ठीक है। ये असनी वाले प्राचीन ठाकुर के बारे में इनकी कोई रचना नहीं मिलती है। आगे नेक्स्ट असनी वाले दूसरे ठाकुर। हमें असनी के 2 ठाकुर मिलते हैं और तीसरे बुंदेलखंडी। तो दूसरे हैं ऋषिनाथ कवि के पुत्र थे और सेवक कवि के पितामह थे। ठाकुर ने संवत 1861 में सतसई बर्नार्ड नामक बिहारी सतसई की टीका देवकी नंदन टीका बनाई, अतः इनका कविता काल संवत 1860 के इधर उधर माना जा सकता है। तो इनकी ये रचना जो है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सतसई बर्नार्ड, तो आपको ठाकुर देके ही पूछेगा, अगर पूछेगा तो ये किसकी रचना है तो आपको ठाकुर पे ही लगाना है। बाबू देवकीनंदन के ये आश्रित थे। इनका विशेष वृत्तांत स्वर्गीय पंडित अंबिका दत्त व्यास ने अपनी बिहारी बिहार की भूमिका में दिया है। इम्पोर्टेंट, इनका वृत्तांत अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी बिहार की भूमिका में दिया है। नेक्स्ट है हमारे तीसरे ठाकुर बुंदेलखंडी।
ये जाति के कायस्थ थे। इनका पूरा नाम लाला ठाकुर दास था। इनके पूर्वज काकोरी जिला लखनऊ के रहने वाले थे। इनका कविता काल संवत 1850 से 1880 तक माना जाता है। इनकी कविताओं का एक अच्छा संग्रह ठाकुर ठसक इम्पोर्टेंट रचना, ठीक है, ठाकुर ठसक ये आपसे पूछी जाती है, श्री लाला भगवान दास जी ने निकाला था, पर इसमें भी दूसरे दो ठाकुरों की कविताएं मिली हुई जान पड़ती है, ठीक है। तो हमें 3 ठाकुर देखने को मिले, 2 असली वाले ठाकुर और तीसरे ठाकुर बुंदेलखंडी। तो एक रचना में मिली ठाकुर ठसक और दूसरी मिली सतसई बरनाट। तो ये दोनों आपको याद रखनी है, क्योंकि आपसे अगर ऑप्शन में पूछेगा तो सिर्फ ठाकुर ही देकर पूछेगा मोस्टली, ठीक है। तो आपको ठाकुर ऑप्शन पे क्लिक कर मतलब सही मार्क कर देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे द्विजदेव। महाराज मान सिंह इनका असली नाम था, ठीक है, दोनों नाम से जाने जाते हैं। ये अयोध्या के महाराज थे और बड़ी ही सरस कविता करते थे। ऋतुओं के वर्णन इनके बहुत ही मनोहर थे। इनके भतीजे भुवनेश जी, जिनमें अयोध्या नरेश यदुआ साहब के राज्य के लिए अदालत हुई थी, ने द्विजदेव जी की 2 पुस्तक बताई, श्रृंगार बत्तीसी और श्रृंगार लतिका। इंपॉर्टेंट रचना है दोनों, एक श्रृंगार बत्तीसी और दूसरी श्रृंगार लतिका। श्रृंगार लतिका एक बहुत बड़ा विशाल और सटीक संस्करण महारानी अयोध्या की ओर से हाल ही में प्रकाशित हुआ है। इसके टीकाकार है भूतपूर्व अयोध्या नरेश महाराज प्रताप नारायण सिंह। श्रृंगार बत्तीसी भी एक बार छपी थी। द्विजदेव के कवित्व काव्य प्रेमियों में वैसे ही प्रसिद्ध है जैसे पद्माकर के। इनकी तुलना पद्माकर से की गई है और ये इम्पोर्टेंट है कि किसने द्विजदेव के कवित्व काव्य प्रेमियों में वैसे ही प्रसिद्ध है जैसे पद्माकर। ये कोटेशन कहाँ से ली गई है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है, ठीक है। ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। जिस प्रकार अक्षर ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, उसी प्रकार समूची श्रृंगार परंपरा में ही इन्हें श्रृंगार परंपरा का अंतिम कवि एक तरीके से माना गया है। जैसे कि अक्षर ग्रंथ लिखने वाले कवि पद्माकर को अंतिम माना गया है, वैसे ही श्रृंगारी परंपरा में द्विजदेव को अंतिम कवि माना गया है। इनकी सरस और भावमयी फुटकर श्रृंगारी कविताएं फिर दुर्लभ हो गई हैं। इनका बड़ा भारी गुण है भाषा की स्वच्छता। तो इनके बारे में 2-3 चीजें इम्पोर्टेंट है कि 2 रचनाएं इनकी मिलती है, श्रृंगार बत्तीसी और श्रृंगार लतिका। उसके बाद द्विजदेव के कवित्व काव्य प्रेमियों में वैसे ही प्रसिद्ध हैं जैसे पद्माकर के। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। जिस प्रकार अक्षर ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हुए थे, वैसे ही श्रृंगार परंपरा में द्विजदेव, ठीक है। तो ये आपको इतना चीज इनके बारे में ध्यान रखना है। तो तो आशा करती हूँ कि आपको क्लास समझ में आई होगी। जो हमारे इम्पोर्टेंट राइटर बचे थे, मतलब कवि बचे थे, उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। जैसे घनानंद कंप्लीट हो गए हैं, बोधा हो गए, मधुसूदन हो गए, ठाकुर हो गए और द्विजदेव। बाकी के जो भी कवि हैं, अगर आपने आपने अभी तक उनकी क्लास नहीं देखी है तो पिछली जो हमारी क्लास है आपको प्लेलिस्ट में ऐड है, उसमें आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो सारे हमने इम्पोर्टेंट अपने कवियों को देख लिया है, और जितने भी कवि हैं इनके बारे में कुछ हमें खास ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। एक ही 2 कवि हैं जैसे गणेश, इनकी रचना आप अगर आपके पास शुक्ल बुक है तो आप उसमें देख सकते हो। बाकी मैंने शुक्ल बुक की पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड की है, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो अगर आपके पास बुक नहीं है। पर आई थिंक सभी बच्चों के पास होगी, क्योंकि नेट जेआरएफ के लिए आपके पास शुक्ल बुक तो होगी ही। जहाँ तक है, जिनके पास नहीं है वो उस पीडीएफ को जाके डाउनलोड करके उसमें से भी पढ़ सकता है। बाकी अगर आप पीडीएफ भी नहीं डाउनलोड करना चाहते तो आप क्लास भी आराम से देख सकते हो, ठीक है। आपका रिवीजन यहीं से अच्छे से हो जाएगा। तो और अभी तक आपने जितनी क्लासेस नहीं देखी आप जाके देख लीजिएगा, इसी प्लेलिस्ट में ऐड है। और एमसीक्यूज भी सॉल्व कर लीजिएगा और पीवाईक्यू भी सॉल्व कर लीजिएगा, अगर अभी तक आपने एक भी नहीं सॉल्व किया है पैटर्न को समझने के लिए। और ये लेटेस्ट है, तो जिससे आपको पैटर्न समझ में आएगा कि किस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और शुक्ल बुक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो उपन्यास, निबंध, कहानी, इनको तो आपको छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। आप इसको लाइन बाय लाइन, अब तो नहीं, निबंध, कहानी और नाटक अभी भी आप अगर चाहो तो पढ़ सकते हो, या इम्पोर्टेंट जो लाइन्स होती हैं वो आप पढ़ सकते हो, जिससे आपके जो लाइन वाले क्वेश्चन आते हैं
कि उनको क्रम से लगाइए वो गलत ना हो, ठीक है? तो उसको आपको पढ़ लेना है, उसको आपको नहीं छोड़ना है। बाकी अगर आपको कोई नया टॉपिक पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो, तो मैं उसकी क्लास लेके आऊँगी आपके लिए। और आज हमारा रीतिकाल कंप्लीट हो चुका है। बड़े ही अच्छे तरीके से आज हमने रीतिकाल को कंप्लीट कर लिया है और आशा करती हूँ कि आपको क्लासेस समझ में आई होंगी। क्लासेस कैसी लग रही है आप मुझे फीडबैक भी अपना दे सकते हो और अगर आप यहाँ तक आए हो तो क्लास को लाइक, शेयर एंड कमेंट किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। क्लास को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, ठीक है? तो आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। बाकी आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और हम जल्दी ही रीतिकाल की जो हमारे क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे। होप करती हूँ कि इसी वीक में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लें जिससे आपका रीतिकाल भी रिवाइज हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद क्लास देखने के लिए। इसी तरह जुड़े रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको कोई दूसरा टॉपिक पढ़ना है या आधुनिक कालीन कंटिन्यू कंटिन्यू करें, ठीक है? तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। धन्यवाद।